रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट लाइट किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से जो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये सभी एरो स्ट्रेट है, भले ये आगे जाके मिल रहे हैं लेकिन ये एरो का जो डायरेक्शन है वो देखो स्ट्रेट है, सबका स्ट्रेट चल रहा है। उसके बाद लाइट डजंट रिक्वायर अ मीडियम, लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो एक मीडियम ना हो, उसके साथ कोई वाहन या वाहक ना हो, वो अपने आप सिंगल यानी वैक्यूम में भी जा सकती है। उसके बाद मैंने बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट एक पॉलिश सरफेस से बाउंस होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट एक पॉलिश सरफेस से बाउंस होती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट अगर अपने रास्ते को बदलती है या फिर अपनी स्पीड में चेंजेस लाती है, ये तभी होगा जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तभी होगा कि वो अपने रास्ते को बदल रही है या अपनी स्पीड में कुछ चेंजेस ला रही है। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी बताया था कि व्हीकल है, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और आगे कीचड़ आ गया या फिर बजरी आ गई तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी हेर देर हो जाती है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वो सीधी रहे लेकिन आगे पीछे लेफ्ट या राइट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये बताया था कि लाइट बेंड होती है तो नींबू का साइज बड़ा दिखता है ग्लास के अंदर जिसमें पानी भरा है। मैंने ये भी बताया था कि कोई वर्ड आपने लिखा है और उसके ऊपर हम जब स्केल रखते हैं तो स्केल के ऊपर हमें वो वर्ड का साइज हमें बड़ा दिखाई देता है। ये सब तभी होता है जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब यहाँ पर एयर थी और एयर से लाइट एंटर कर रही है स्केल के अंदर, यानी एयर एक मीडियम हो गया, स्केल दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। सबसे पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे वह रे होती है जो किसी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट करता है, लाइट निकालता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, उससे आ रही होती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। पॉलिश सरफेस पे पड़ने के बाद जो वापस बाउंस बैक हो रही होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रे खींची जाती है जो इमेजिनरी होती है। ये कोई रो नहीं है, ये कोई रे नहीं है, ये नॉर्मल है। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों, ये तीनों रे जो है वो एक पॉइंट ऑफ आगे मिलती हैं। ये जो पॉइंट है इस पर आगे मिलती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों रो का सेम प्लेन होना चाहिए, इन तीनों रे का सेम प्लेन होना चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट से आ रही है तो राइट साइड में जाए और राइट से आ रही है लेफ्ट साइड में जाए, अगर सामने से आ रही है तो पीछे की तरफ जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि सेम प्लेन पे होना चाहिए कंडीशन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ये हमेशा इक्वल होता है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ये बताया था मैंने कि अगर नॉर्मल एंगल 47.5 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो आप सभी ने बताया था कि 47.5 डिग्री होगा सर। फिर मैंने बताया था कि अगर एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और सरफेस के साथ, यानी ये इंसिडेंट रे और सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो आप ये बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने आंसर जल्दबाजी नहीं करी और आसानी से आंसर इसका दे दिया कि सर 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 तो ये है और इसके साथ जो बन रहा है वो 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि 90 में से 30 हो गया, 60 हो गया, तो 60 इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी 60 होगा। ये आपने कर लिया था। उसके नेक्स्ट में ये आपका इंसिडेंट रे और
इंसिडेंट रे विड्थ सरफेस। अब इंसिडेंट रे विड्थ सरफेस आपको फाइंड आउट करना है अगर 37.5 डिग्री आपको गिवन है, 37.5 डिग्री आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है, रिफ्लेक्शन 37.5 हो गया, तो आपको सरफेस के साथ एंगल फाइंड करना है कि इंसिडेंट रे के साथ सरफेस के साथ कौन सा एंगल बनेगा। तो ये 52.5 आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट बनता है, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसका क्या प्रॉपर्टी है। तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। साइज का मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमेशा बराबर होती है। फिर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इमेज जितनी दूरी पे अंदर आपको दिख रही है उतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा था कि चेस बोर्ड ले लेते हैं, फोर्थ बॉक्स में हम राजा को खड़ा करते हैं, फोर्थ बॉक्स में राजा को खड़ा करते हैं, तो अंदर इमेज भी फोर्थ बॉक्स पे राजा आपको दिखेगा। इसका मतलब जितनी दूरी पे इमेज मिरर के सामने है उतनी देरी पे ऑब्जेक्ट भी हमने सामने रखा हुआ था, यानी दोनों की दूरी एक बराबर होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। अगर कोई प्लेयर लेफ्ट फुट से किसी बॉल को किक कर रहा है और सामने मिरर में कोई हम देख रहे हैं, तो हमें ये दिखेगा कि वो प्लेयर लेफ्ट में ना किक करके राइट फुट से क्लिक कर रहा है। अगर कोई मिरर के सामने लेफ्ट हैंड अप करता है तो हमें राइट हैंड अप करता हुआ दिखेगा मिरर के अंदर इमेज में। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ये भी हमने बताया था। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी ये बताई थी कि इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब है वह इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, वह इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, यानी ये मिरर के अंदर बन रही है, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, देन इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। आप मिरर के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका सर ऊपर है और पाँव नीचे। ऐसा नहीं होगा कि पाँव नीचे की बजाय ऊपर हो जाए और सर नीचे हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो होगा वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और वो सेम ही होगा, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। इसे लेटरल इन्वर्जन वाला पॉइंट हमें याद करके रखना है। ये जो लेटरल इन्वर्जन वाला पॉइंट है ये की पॉइंट है और ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है तो हम भूल जाते हैं उस वक्त तक कि ये वर्ड क्या कहता है। ये वर्चुअल वर्ड भी भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, फिर हमने बताया था टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर स्ट्रेट होती है, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा होता है जिसे हमने पीछे या फिर आगे से पॉलिश कर दिया। अगर हम उठी वाली साइड से पॉलिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर हम अंदर वाली साइड से पॉलिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जिस साइड से हम पॉलिश करते हैं उसके उल्टे साइड, मान लो ये अंदर वाली साइड से पॉलिश किया है कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसके उल्टे साइड यानी उठे वाले साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी या बाउंस होगी। इसके उल्टा कॉनकेव में होता है जिसके उठे वाले साइड पे हमने पॉलिश किया है ये वाली साइड, और अंदर वाले साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ग्लास और मिरर में क्या अंतर है ये भी मैंने बताया था। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आसानी से हम देख सकते हैं, और मिरर ग्लास के एक साइड पे पॉलिश कर दिया जाता है तो उसको हम मिरर कहते हैं। ये लाइट को बाउंस करता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है। ये जो गहराई है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो गहराई है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पीछे की तरफ ये पॉलिश्ड है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ से यानी गड्ढे वाले जो साइड है उधर पॉलिश होता है और उठी वाली साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कन्वर्जिंग मैंने बताया था कि लाइट रे जब आती हैं तो इस मिरर पे पड़ के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जबकि इसमें लाइट रे अगर आती हैं सीधी तो वो फैल जाती हैं, देखो ऐसे आके फैल जाती हैं, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
उसके बाद कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। और ये किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि भाई चम्मच के साइड में आप क्या होता है, तो चम्मच के अंदर वाली साइड पे कॉन्केव सरफेस होता है, चम्मच के बाहर वाली साइड पे डाइवर्ज यानी कॉन्वेक्स सरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछे तो मैं उसको बता पाऊंगा। अब तक यहाँ तक हम आप सभी ने कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे से। कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा आप सभी ने। आदित्य कोई भी डाउट है कुछ किसी भी किस्म का, क्योंकि हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे थे, आपको भाषा समझ में आ जाए और किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके में तैयारी हो रही थी। पहले जतिन ने ज्वाइन नहीं किया था, जतिन ने फिर रिकॉर्डेड सेशन देखा होगा। अगर देखा होगा तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं इसको पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ पूछे, एक सवाल पूछे। यस सर पूछिए। पीछे बैकग्राउंड में आवाज आती है तो क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैंने कहा है कि ईयरफोन लेके बैठना है ताकि किसी दूसरे विद्यार्थी को डिस्टर्बेंस ना हो। किसी दूसरे विद्यार्थी को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि हमें अपना ही नहीं सबका देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। देखो ये एक सरफेस है, ये एक स्ट्रेट सरफेस है। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, एक सरफेस ले लिया, देखो ऐसे सीधी स्ट्रेट सरफेस है, और एक सरफेस है मेरे पास, वो स्ट्रेट ना होके ऐसे है, ऊपर खाबड़ है, रोड जैसा ना, रोड कहीं रोड़ी आ गई, कहीं बजड़ी आ गई, कहीं ऐसे ऐसे करके है सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, अब इन दोनों सरफेस पे लाइट पड़ रही है। मानो ये लाइट पड़ रही है, ये लाइट ऐसे नहीं दिखाऊंगा, लाइट अगर इसे रब करता हूँ ऐसे दिखाऊंगा, लाइट ऐसे लाइट पड़ रही है। ठीक है, ऐसे लाइट पड़ रही है, या फिर यहाँ लाइट पड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही इस पे भी लाइट पड़ रही है, ऐसे लाइट पड़ रही है, कभी इसके टॉप पे पड़ रही है, कभी बिल्कुल ऐसे आ रही है ना। इसमें भी हम क्यों ऐसे दिखाएं, थोड़ा सा कभी ऐसे दिखा सकते हैं। लाइट तो कैसे भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो इसी एंगल से है। एंगल तो बदल सकती है लाइट, एंगल तो बदल सकती है लाइट। ये लो बदल दिया मैंने एंगल, ऐसे कर दिया एंगल। ये सिर्फ आने की डायरेक्शन है। मान लो लाइट ऐसे आ गई, ठीक है, ये लाइट आने की डायरेक्शन है, ऐसे लाइट आ रही है। ओके, ये लाइट आने या नहीं, लाइट रे पड़ रही है। अब यहां बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या सेम होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। तो ये क्या सेम है या अलग अलग है? यहां पर दोनों में सेम ही रहेगा या अलग रहेगा? ये प्लेन सरफेस है, ये है आपका प्लेन सरफेस। ठीक है, ये है आपका प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस को नाम दे दिया रेगुलर सरफेस। ये रेगुलर सरफेस है, और ये है इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस। ओके, अब ये बताओ कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा या अलग रहेगा? ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये फॉलो करेगा इस दोनों सिचुएशन में, या एक में करेगा एक में नहीं करेगा? ये मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, बताइए। ये मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। यस, आपको पढ़ाया है मैंने ना,
क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और अभी लेवल कितना है हमारा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, आज दूसरी क्लास है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका कितना लेवल होगा। मेरा तो लेवल इतना है। सर दोनों में एक ही लॉ, सर दोनों में लॉ सेम फॉलो होगा। दोनों में लॉ सेम फॉलो होगा, किसी में किसी तरह का कोई कमी नहीं होगी। यस। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं आप? हाँ कृष्णा, कैसे कह सकते हैं आप? बताओ, लॉजिक तो होना चाहिए हमारे पास। कैसे कह सकते हैं आप? यस। ये तो सही है कि हाँ दोनों में लॉ फॉलो होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो इरेगुलर हो, चाहे कैसी भी सरफेस हो, वहां दोनों में फॉलो होगा। बट एक्चुअल रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, व्हाई इट हैपेंस? चलिए मैं इसे बताता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये पहली रे आई है ना, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तीसरी रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। चौथी रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। पांचवी रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा होगा तो सर इसका नॉर्मल रे भी तो बनाइए, नॉर्मल रे भी तो बनाइए, तभी तो पता लगेगा एक्चुअल में कि नॉर्मल एक्चुअल में ये इंसिडेंट वगैरह है या नहीं है। तो नॉर्मल रे ऐसी होगी, देखो नॉर्मल रे एक्चुअली में बिल्कुल 90 डिग्री होती है सरफेस के। 90 डिग्री का मतलब इस पॉइंट पे अगर सरफेस जो है तो बिल्कुल 90 डिग्री होगी, यहाँ पे 90 डिग्री होगी ऐसे, और यहाँ भी 90 डिग्री होगी, इधर भी 90 डिग्री होगी, और इधर भी 90 डिग्री होगी। अब 90 डिग्री के हिसाब से आपने देख लिया, 90 डिग्री के हिसाब से आपने देख लिया, ये एंगल लाइट आई और ये लाइट वापस चली गई, लाइट रे वापस चली गई। ये लाइट रे आती है और लाइट रे ऐसे वापस चली जाती है, फिर इधर से आती है और ये वापस जा रही है। अगर उनके रेस्पेक्ट में देखा जाए, अगर उनके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। देखो यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, और यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। अगर हम दूसरे फिगर में देखें, दूसरे फिगर में देखें तो दूसरे फिगर में क्या है, देखो कुछ ऐसे जा रहा है, ये वाली रेज कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे ये टप्पा पड़ेगी और बहुत कम एंगल के साथ वापस जाएगी ऐसे, और ये आई है तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। और अगर कोई रेज ऐसे आती है, मान लीजिए कोई रेज ऐसे आती है, ऐसे इसको ऊपर आ रही है, या फिर इस पोजीशन पे पड़ रही है, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे आ रही है तो ऐसे जाएगी, ऐसे टप्पा पड़ के जाएगी। तो इस केस में इन सभी केस में क्या होगा, इन सभी केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आपको देखने को मिलेगा जब हम नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे ना। जब नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कभी किसी का सीधा होगा सरफेस के साथ, कभी किसी का तिरछा होगा। देखो ये तिरछा बन रहा है सरफेस के साथ, क्योंकि सरफेस ही तिरछी हो रही है, सरफेस ही तिरछी हो रही है, और सरफेस तिरछी होने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल उसे सरफेस के साथ बनाना है। तो ये पूरा और ये इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि सरफेस तिरछी हो रही है तो सरफेस तिरछी होने के हिसाब से 90 डिग्री ये बन रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता।
हम अपने हिसाब से नहीं कह सकते कि सर नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि वो तो खुरदरा हो गया, अब तो ऐसा नहीं कह सकते। तो ये एक क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, और आती है कई बार एग्जाम में, कई बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो लोग पूछते हैं। ठीक है, आप सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर होगी अब तो ये चीज? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अब कुछ हमें पॉइंट्स रिमेम्बर करने होते हैं, कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर करने होते हैं जब हम एक मिरर की स्टडी कर रहे होते हैं। तो मिरर होता क्या है, मैंने कहा कि ये एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल को हमने यहां से ऐसे काट दिया, बिल्कुल बराबर से काट दिया, तो कुछ ऐसा प्रतीत होगा, कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ये हाफ ऐसा प्रतीत होगा, हाफ। इसके पीछे फिर हमने पॉलिश कर दिया। ओके, इसके पीछे हमने फिर क्या करा, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद इसका जो सेंटर था ना यहाँ पर, ऐसे ही इस सर्कल का भी सेंटर होगा, इस सर्कल का भी सेंटर होगा, है ना? इस सर्कल का सेंटर होगा और इस सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही होगी इसके ऊपर। ठीक है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही होगी। तो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, इसे हमने मार्क कर दिया C, और जो लाइन जो टच कर रही है इस मिरर के स्फीयर पे, डायमीटर पे, इसको हमने मार्क कर दिया P। C और P, C और P के बिल्कुल सेंटर में मार्क कर दिया F। C और P के सेंटर में बिल्कुल मार्क कर दिया F। C P सेंटर में मार्क कर दिया F। ये जो मिरर है इसके इस कॉर्नर को लिख दिया M, और ये है इसको लिख दिया N, ये है इसको लिख दिया N, ये इसको लिख दिया। ये P जो है ना, ये जो P है, इसको हम कहते हैं पोल, इसको हम कहते हैं पोल। MN जो है ना, MN एंड, इसे हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर मतलब पूरी लेंथ, M और N जो लेंथ है इसको कहते हैं अपर्चर। C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। F को कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। या फिर फोकस, F को कहते हैं फोकस। तो सारे पॉइंट बता दिए मैंने, M बता दिया, P बता दिया, N बता दिया, C बता दिया। अब इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस ये है कि C और P का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर देखो लेंथ, कुछ लेंथ यहाँ पे दे रखी है, उस लेंथ को भी हमें लिखना है। कुछ लेंथ दे रखी है, मान लीजिए ये लेंथ दे रखी है, लेंथ कौन कौन से दे रखी है सर, ये बताइए। C और P एक लेंथ हो गई ना, C और P का लेंथ हो गया। तो C और P का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि एक सर्कल था और सर्कल का पॉइंट C था, तो C से P उसका डायमीटर का हाफ हो गया बेसिकली। ये पूरा ऐसे सर्कल बनेगा तो इसके डायमीटर का हाफ हो गया, ऐसे बनेगा ना सर्कल, तो उसका हाफ हो गया। हाफ होने के कारण इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया। ओके, देन अगला है CP हो गया। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। उसके बाद F और P क्या होगा, FP को हम कह रहे हैं फोकस या फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट को कहते हैं, और ये है लेंथ, फोकल लेंथ। C और P को हम दिखाते हैं R से, और F और P को दिखाते हैं F से, F और P को दिखाते हैं हम F से। ठीक है, अब इससे एक रिलेशन आ रही है कि R इज इक्वल टू R/2 इज इक्वल टू F। एक रिलेशन आ रही है ना, R/2 इक्वल टू F। रेडियस का आधा करेंगे तो फोकल हो जाएगा, फोकस लेंथ हो जाएगा। रेडियस का आधा करेंगे तो क्या होगा, फोकस लेंथ हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं
कि फोकस किसे कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कह रहे हैं, पोल किसे कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कह रहे हैं, या फोकल लेंथ किसे कह रहे हैं, या फोकल लेंथ किसे कह रहे हैं। लेंथ सिर्फ दो है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बाकी सारे पॉइंट्स हैं। बाकी सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ये कुछ रूल्स हैं जिससे आपको कंफर्म होगा कि रे डायग्राम कैसे बनेगा कॉनकेव मिरर से। अगर ये रूल्स आपने याद नहीं किए तो फिर दिक्कत ये आएगी कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप रे डायग्राम की सोच भी नहीं सकते। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर का हम पढ़ रहे हैं, पहले हम कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ओके, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि पहले तो मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूं। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं पहले ऐसे, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन पे ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, फोकस पॉइंट या फोकल हो गया, फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। P हो गया और ये M हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। ये तो तुरंत ही आपको पता फटाफट आना चाहिए कि हाँ भाई कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो क्या चीज बना रहे हैं वो। कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो क्या चीज बना रहे हैं वो, ठीक है। कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो वो क्या चीज बना रहे हैं। ठीक है। सो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मान लो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, ऐसे लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद वो फोकस से वापस जाएगी, वो फोकस से वापस जाएगी। कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, मान लो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो कॉनकेव मिरर पे टकराई, कॉनकेव मिरर पे टकराई और टकराने के बाद वो फोकस से वापस आ रही है, फोकस से वापस आ रही है। सर नीचे से भी कर सकते हैं, लो ये भी हो गया, कॉनकेव मिरर पे टकराई और फोकस से वापस आ रही है, फोकस से वापस आ रही है। इन एनी केस वो फोकस से ही वापस जा रही है। तो ये आने वाली रे को इस एरो से दिखाते हैं और वापस जाने वाली एरो को इससे दिखाते हैं। तो पहला रूल ये है, a line parallel to principal axis will pass through the principal focus after reflection. A line parallel to principal axis will pass through the principal focus. A line parallel to principal axis pass through the principal focus after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद लाइन फोकस से होते हुए गुजरेंगी। ये जो फोकस पॉइंट है सारी लाइनें यहां से गुजरेंगी अगर वो पैरेलल आ रही हैं तो, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है, तो जी फोकस से कोई रे आ रही है, वापस ऐसे फोकस से आ रही है, ये फोकस से आने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे फोकस से जा रही है ऐसे करके, तो फोकस पे बनने के बाद वो वहां से मिरर पे टकराएगी और मिरर से फिर पैरेलल हो जाएगी, मिरर से फिर पैरेलल हो जाएगी। तो ये सेकंड लॉ है, ये सेकंड रूल है, ये सेकंड रूल है ऐसे।
ये सेकंड रूल है। फोकस से जाना है और वापस आना है पैरेलल, वापस आना है पैरेलल, ये सेकंड रूल है। तो ये फर्स्ट रूल का रिवर्स हो गया। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो बाउंस बैक होगी मिरर से, बाउंस बैक वाया कॉनकेव मिरर फ्रॉम फोकस पॉइंट से बाउंस बैक होगी। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कह रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। ये आया और वापस भी इसी से गया, वापस ही इसी से गया। चलो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से जब जाएगा, ये गया तो इसी से वापस आ गया। ये है थर्ड। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आना है। ओके, ये है आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे जो है ना, वो ना फोकस से जाए ना सेंटर से जाए, वो पोल से जा रही है। पोल से जा रही है, तो मैंने कहा कि पोल से ही वो वापस आ जाएगी। तो ये फोर्थ रूल कहता है। और यहाँ पर फोर्थ रूल में भी ये भी ध्यान रखना है कि आई और आर हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आई और आर डिफर होगा। आई और आर लगभग एक बराबर होगा। वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है, वो सरफेस को डिपेंड करता है। लगभग एक बराबर होगा, पोल के ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी भी यही लिखती है और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। तो ये चार रूल बड़े अच्छे हैं, ये चार रूल बहुत अच्छे हैं। और एक बार मैं और रिव्यू करा देता हूँ। ये देखो, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से वापस जाएगी। पहला रूल ये कहता है लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से वापस जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। चौथा रूल ये कहता है कि अगर पोल पे जा रही है तो पोल पे टकराने के बाद इक्वल एंगल के साथ वह वापस आ जाएगी। आई और आर हमेशा बराबर होगा। ये फोर्थ रूल कह रहा है। ओके, ये चार रूल हो गए। इसके बाद हमें रे डायग्राम सीखना है कॉनकेव मिरर का। रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम of image formed by concave mirror। बिना इन रूल्स को समझे आप रे डायग्राम्स बनाने की सोच भी नहीं सकते। ओके, तो अच्छा यही रहेगा कि आप रे डायग्राम्स बनाने के लिए इन रूल को अच्छे से समझ जाएं। एक बार ये बताओ कि ये चार रूल आपको समझ में आए कि नहीं आए? या फिर नहीं आए? कुछ ऐसा था जो रूल समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है? आदित्य, आर्यन, जतिन, नितेश, बहुत इजी है ना, मुश्किल नहीं है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और आप लोग
आप लोग साथ साथ लिखेंगे तो फिर डिफिकल्टी आएगी, साथ साथ समझो पहले, उसके बाद आप लिख लेना। ये रिकॉर्डेड सेशन मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया, पिछली बार का रिकॉर्डेड सेशन मैं भूल गया इसको स्टार्ट करना, और फिर वो क्योंकि मेरे लैपटॉप में चलता है तो लैपटॉप में सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं, इसलिए वो मिल गया, बन गया, मतलब काम हो गया उसका। ठीक है, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। देखो, रे डायग्राम हमें समझना है कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम समझने से पहले ना हमें पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। सभी को बनाना है ये, जैसे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिंटेड भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी बना के सीखें। प्रिंटेड करूंगा 1 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में समझ नहीं आएगा, ठीक है। और ये मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने पोल, तो इसके बिल्कुल सीधा होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिल्कुल सीधा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल सीधा हो जाए। पीछे हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर पॉइंट बना लेंगे। ज्यादा कुछ ऊपर हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया आपका पोल, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैंने एफ ले लिया, और इसका जो सेंटर होगा लगभग यहाँ होगा सी, अंदाजे से लिया है मैंने सी। आप स्केल से माप के भी ले लेंगे, स्केल से माप के लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। सी। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने एक रे डायग्राम के लिए आपको ये बना लिया, और इसी का 6 कॉपी करना है मुझे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पहले कॉपी में मैं आपको बताऊंगा पोजीशंस ऑफ रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कॉनकेव मिरर। पोजीशंस को समझना है हमें। पहली बात देखो, ऑब्जेक्ट कुछ इतनी दूरी पे भी हो सकता है कि हमें उसकी दूरी का पता नहीं, जैसे सूर्य हो गया। अब सूरज इतनी दूरी पे है कि मुझे लेंथ ही नहीं पता कि कितनी दूरी पे हो सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि सी के पीछे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सी के पीछे खड़ा हो। कितनी पोजीशन बन सकती है। ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सी के ऊपर ही खड़ा हो, ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सी और एफ के बीच में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एफ पे हो और एफ और पी के बीच में हो। तो मैक्सिमम कितनी पोजीशन बन रही है इसमें ऑब्जेक्ट की, तो मैक्सिमम कितनी पोजीशन बन रही है ऑब्जेक्ट की, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन और ये छठी पोजीशन। तो 6 पोजीशन तो सर बन रही हैं। मिरर के आगे या तो एफ और पी के बीच में रहेगा, या एफ पे रहेगा, या एफ और सी के बीच में रहेगा, या सी पर रहेगा, या सी के पीछे रहेगा। और सी के पीछे 2 कंडीशन हो सकती है। सी के पीछे इतनी दूरी पर रहेगा कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, और सी के पीछे इतनी ज्यादा दूरी पर रहेगा कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की दूरी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली में, और बहुत दूर हाईवे पे NH-24 में बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट मुझे दिख रही है, तो उसको मैं माप नहीं सकता। उस कंडीशन में मैं स्केल या मीटर लेके नहीं बैठा कि माप लूंगा कि हाँ भाई कितना हो रहा है ऐसे। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, जिसको हम मापने में असमर्थ हैं उस पोजीशन में। और उसको तो फिर भी हम माप सकते हैं कि दूरी इंची टेप या गूगल से हमने माप लिया, लेकिन सूर्य को मापें कैसे, सूर्य का डिस्टेंस कैसे मापें, ये दिक्कत है। तो मैक्सिमम 6 पोजीशन हो सकती हैं। पहली पोजीशन क्या हो सकती है, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, एट इंफिनिटी, वो इतनी दूरी पे है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है,
दूसरी पोजीशन हो सकती है बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, एट सी, एट सी पे। चौथी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, एट एफ, एट एफ। और छठी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, बिटवीन, बिटवीन सी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। तो ये छह पोजीशन ही पॉसिबल हैं कॉनकेव मिरर के केस में, 6 पोजीशन ही पॉसिबल हैं कॉनकेव मिरर के केस में। सो अब हम क्या करेंगे, एक एक पोजीशन को लेके रे डायग्राम बनाएंगे और आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि कर्त आप तभी पाओगे जब होगा, समझ में आएगा तभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए और फिर लास्ट में पूछूंगा कि कैसे होगा, सब बताओ मुझे। तो सबसे पहला ये मैंने बनाया, ऐसी पोजीशन बनाई है ऑब्जेक्ट की, ऐसी पोजीशन बनाई है ऑब्जेक्ट की जो बहुत दूर है, बहुत दूर कहीं खड़ा है, बहुत दूर कहीं पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। ये देखो ये खड़ा है, ए और बी पोजीशन पे खड़ा है। अब जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होता है ना, तो उसकी वहां से जो लाइट आ रही होती है वो स्ट्रेट आ रही होती है, लाइट रे आ रही होती है वो स्ट्रेट आ रही होती है, लाइट रे जो आ रही होती है वो स्ट्रेट आ रही होती है, लाइट रे जो आ रही होती है बेटा वो स्ट्रेट आ रही होती है। मान लो ये आ रही है स्ट्रेट, और मैंने पहले रूल में कहा था कि लाइट रे जब स्ट्रेट आएगी तो फोकस से होके वापस जाएगी, तो ये लो फोकस से वापस चली। लाइट रे अगर स्ट्रेट आएगी, अगर स्ट्रेट आएगी तो वो फोकस से होके वापस जाएगी, तो ये लो फोकस से वापस चलेगी। लाइट रे अगर स्ट्रेट आएगी तो वो फोकस से होके वापस आएगी, वापस आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि फोकस पॉइंट पे वापस जा रही हैं और सारी की सारी यहाँ पर फोल्ड हो रही हैं। अगर सारी की सारी यहाँ पर फोल्ड हो रही हैं तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्क्रीन लगा दिया। भाई लाइट रे यहाँ पर फोल्ड होंगी और इसी स्क्रीन पे आगे पड़ेंगी, इसी मोटी सी स्क्रीन पे आगे पड़ेंगी। तो स्क्रीन क्योंकि लाइट रे मिरर के अंदर नहीं मिल रही, मिरर के बाहर एक पोजीशन पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो मैंने यहाँ स्क्रीन लगा दिया ताकि इमेज इसके ऊपर बने, इमेज इसके ऊपर बने। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इमेज के बारे में, इमेज के बारे में, सबसे पहले लिखता हूं ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है। इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पे है, इमेज कहां पे बन रही है, एट एफ पे बन रही है सर। नेचर क्या है, नेचर, नेचर क्या है, क्योंकि ये स्क्रीन पे बन सकती है तो रियल बन रही है, रियल बन रही है। और स्क्रीन पे बन तो रही है लेकिन उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब कैसे बनाऊंगा मैं, उल्टे का मतलब यहाँ पे इमेज जो बन रही है ना, यहाँ पर इस चिन्हित जगह पे इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है, ऐसे। ए नीचे है और बी ऊपर है, ए नीचे है और बी ऊपर है, और वो बहुत छोटी बन रही है। ए नीचे है और बी ऊपर है और वो बहुत छोटी बन रही है। तो नेचर लिखूंगा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, नेचर। इसके बाद साइज, इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है। जब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, सूर्य इतना बड़ा दूर, जब मिरर के अंदर बनता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा को हम कहते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। साइज देखो कितना बड़ा है और मिरर के अंदर बनता है तो इतना छोटा बनता है। ठीक है, और साइज ये बना दिया। तो
कोई भी चीज अगर हम याद कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें याद करनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये याद करना है, फिर इमेज के बारे में 3 चीज याद करनी है। पहली चीज पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे इमेज बन रही है, दूसरी चीज उसका नेचर क्या है, और तीसरा चीज साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट है क्या, साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट है क्या, ये हमें पता करना है। साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट है क्या, ये हमें पता करना है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर है और एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? यस सर। यस सर। नितेश, पहला इमेज जो मैंने बताया, पहला जो पोजीशन बताई, वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था? सर क्या है, एक बार फिर बोलेंगे? नितेश, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो रे डायग्राम बनाया उसमें ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था? यस सर। किस पोजीशन पे था? सर फर्स्ट पोजीशन पे। हाँ, फर्स्ट पोजीशन जगह कौन सी है वो? सर एफ। फर्स्ट पोजीशन कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? सर इन्फिनिटी पे। सर इंफिनिटी पे। देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसकी दूरी हम माप नहीं पा रहे, तभी तो मैंने डॉट 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 करके दूर बनाया हुआ है। अरे भाई, डॉट डॉट करके दूर इसलिए तो बनाया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये सी के पीछे इतनी दूरी पे है कि हमें मेजर ही नहीं कर पा रहे, तभी तो ये इन्फिनिटी पे है। मान लो ये सूर्य है, इतना बड़ा ए बी, इन्फिनिटी पे है, हमें दूरी पता ही नहीं है, लेकिन उसकी जो रेज आती है वो फोकस के ऊपर आती है, टकराने के बाद फोकस पे आके मिलती है। तो फोकस पे अगर हमने सोलर कुकर रख दिया तो सारी रे यहाँ टकरा रही है, सारी हीट यहाँ आके मिल रही है, तो सोलर कुकर तो गर्म हो जाएगा और खिचड़ी तैयार हो जाएगी हमारी, है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कंटेंट चला जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखो लिखा भी है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, तो मैंने लिखा भी है कि इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब सी से इतना पीछे दूरी पर है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे डॉट 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 करके दिखाते हैं। और यहाँ मैंने बताया भी है, ये पहली पोजीशन एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ होता है? सी के बहुत दूर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये डॉट 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 से दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी ये पहला डायग्राम है। अगर आपने रे डायग्राम नहीं से समझे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत आएगी, आप कर ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल आपके छूटेंगे ही छूटेंगे, और आप प्रैक्टिस भी तभी कर पाएंगे जब ये रे डायग्राम आते होंगे। और ये सबसे आसान वाला रे डायग्राम है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ हो जाता है? सोलर फर्नेसेस, जो भी सोलर फर्नेस बनाई जाती है ना, सोलर कुकर, सोलर हीटर, जो भी है, उन सब में इसी फिनोमिना, इसी तरीके को यूज किया जाता है, इसी तरीके को यूज किया जाता है। तो ये अभी पहला बनाया है, और अभी हमारे पास 6-7 है, 6-7 है। तो पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। ओके, अब दूसरी पोजीशन की बात करते हैं। तो दूसरी पोजीशन आप खुद बताओ, तो दूसरी पोजीशन क्या लिखी है मैंने? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, मतलब सी के पीछे यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी के पीछे यहाँ कहीं होगा ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने बना दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है सी के पीछे। सी के पीछे खड़ा होने का मतलब क्या है? सी के पीछे खड़ा होने का मतलब क्या है कि मैं अब नाप सकता हूं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा है। सी के पीछे बहुत पीछे होगा तो इनफिनाइट हो गया, लेकिन अब मैं नाप सकता हूं कि सी के पीछे कितनी दूरी पे खड़ा है वो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सी के पीछे इतनी दूरी पे खड़ा है, तो यहां से जो रे जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी ऐसे। जब पैरेलल जाएंगी तो फोकस से वापस होंगी, ये लो वापस हो गए फोकस से। और एक रे जाएगी जो सी से होते हुए जाएगी, ऐसे सी से होते हुए जाएगी, और आपको पता है कि सी से होते हुए जाएगी तो सी से ही वो वापस आ जाएगी।
सी से होते हुए जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी। अब मान लो ये वाली रे जो गई वो फोकस से होके वापस आ गई, और ये वाली रे जो गई वो ऐसे गई, इधर से गई और इधर से ही वापस आ गई, इसी में ही वापस आ गई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, देखो ये कहा हुआ है कि सी से जो जाएगी वो सी से ही वापस आ जाएगी, उसमें कोई भी मुड़ाव ठहराव नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी। अब ये मिल कहाँ रही है, यहाँ मिल रही है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उल्टा होगा, ए डैश और बी डैश उल्टा होगा और पहले वाले ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो खुद से बताओ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है मैंने ए बी, इमेज का बन रहा है सी और एफ के बीच में बन रहा है, ए डैश बी डैश। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ए बी से छोटा है, यानी डिमिनिश्ड है। और नेचर क्या है, नेचर मतलब रियल है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन रखूंगा ना, इस पोजीशन पे स्क्रीन रखूंगा तो वो स्क्रीन के ऊपर बन जाएगा। तो एक तो रियल है और दूसरा सीधा है या उल्टा है, तो आप कहोगे ये उल्टा है, तो उल्टा भी हो गया। तो बी डैश और ए डैश भी क्लियर हो गया। तो मैं अब आगे इसकी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है इमेज सर, ये बिटवीन एफ एंड सी है, इमेज क्लियर है, एफ एंड सी है इमेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेचर की, नेचर कैसा है सर, इमेज का नेचर बता दीजिए। तो नेचर देखोगे तो सबसे पहली बात तो रियल है। ये रियल का मतलब इसको स्क्रीन को उतार सकता हूं मैं, क्योंकि लाइट यहाँ क्रॉस हो रही है, लाइट मिरर के अंदर नहीं क्रॉस हो रही, मिरर के बाहर क्रॉस हो रही है, तो ये रियल है। और उल्टी बन रही है, उल्टी मतलब उल्टा बन रहा है, देखो ए बी उल्टा है, ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज क्या है, साइज ए बी को देखो और ए डैश बी डैश को देखो, साइज क्या है, छोटा हो रहा है उससे, तो इस छोटे को हम कहते हैं डिमिनिश्ड। इससे पहले बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था, इसलिए हमने लिखा था पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड लिखा था इससे पहले। और अब की बार मैं लिख रहा हूं डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है, पॉइंट साइज नहीं हो रहा। ये दूसरी पोजीशन है बियॉन्ड सी। अब ये वाली पोजीशन है, अगली पोजीशन है सी के ऊपर। आप खुद से देखो, मैंने आपको एट इन्फिनिटी बता दिया, बियॉन्ड सी बता दिया, अब एट सी बताऊंगा। तो अब एट सी अगर मैं जाऊं तो यहां पर देखो, ये है एट सी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, इसमें गलती हो जाती है। सी पे है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये है मेरा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं ऑब्जेक्ट सी पे। ठीक है, सी पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे ऐसे जाएगी और फोकस से वापस चली जाएगी। ओके सर, अगर लाइट रे फोकस से जाती है तो टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी। हाँ जी सर, पैरेलल चली जाएगी। तो पैरेलल जब जाएगी तो इमेज तो इसके नीचे ही बन रही है, देखो ये लाइट रे गई, और ये लाइट रे वापस आ गई, ये लाइट रे गई और ये लाइट रे वापस आ गई, और लाइट रे यहां से वापस आ गई।
अभी लाइट रे मिल कहाँ रही है, यहाँ मिल रही है। मतलब अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश और बी डैश और बी एक ही पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट है, यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं लिखा था ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है सर, एट सी है। अब इमेज के बारे में लिखूंगा, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन भी एट सी है, ठीक है, इमेज की पोजीशन भी एट सी है। फिर नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, नेचर मतलब प्रकृति क्या है, इमेज की बनावट कैसी है। तो क्योंकि यहाँ मैं स्क्रीन रख सकता हूँ, रे मिरर के सामने मैच हो रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सर ये रियल होंगी और उल्टी बन रही है। देखो ए ऊपर था, यहाँ ए डैश नीचे चला गया, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, फिर साइज क्या है, नेचर के बाद साइज क्या होगा, साइज देखो ए बी और ए डैश बी डैश का साइज एक बराबर है, तो मैं यहां लिखूंगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये मैंने तो बना दिया बराबर, आप कभी डायग्राम बना के देखना अपनी नोटबुक में। बराबर बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, बराबर बनाने में बड़ी ही मुश्किल प्रतीत होती है। तो ये तीन पोजीशन अब तक मैंने आपको बताई, एक बार तीन पोजीशन अब तक आपको मैंने बताई, एक बार रिवाइज कर लो, जरा देख लो एक बार। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस में क्या अंतर है। अब अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तीन के बाद तीन और बताऊंगा, फिर आप बहुत आगे निकल जाएगा, डाउट पूछने में दिक्कत आएगी। इस स्लाइड में कोई डाउट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस में। जिसको डाउट होगा वो अपना माइक ऑन करके पूछना। चलिए, किसी को डाउट नहीं है इसमें, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरी चीज, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो ग्लास है, उसको हमने काटा और पीछे से पॉलिश किया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कुछ पॉइंट मैंने याद कराए कि P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है, M क्या होता है, N क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि दो लेंथ यहाँ पर हो रही है, एक CP एक लेंथ है और एक FP एक लेंथ है। CP जो लेंथ है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये R/2 जो होता है ये फोकस के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। R/2 जो होता है फोकस के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नहीं है डाउट। अब रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे जितने भी डायग्राम्स बन रहे हैं उन सबका 4 ही रूल है। पहला रूल ये है कि अगर लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन आती है तो फोकस से वापस आती है, अगर फोकस से कोई लाइन आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाती है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है, और अगर फोकस पोल पे आती है तो पोल से ही वापस चली जाती है। ये फोर्थ रूल है। अब यहाँ पर 6 पोजीशन बताई मैंने। ये ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा, या सी के पीछे होगा, या सी पर होगा, सी और एफ के बीच में होगा, या
एफ पर होगा या एफ और पी के बीच में होगा। ये 6 पोजीशन बताई मैंने। 6 पोजीशन में पहली पोजीशन पे डायग्राम बनाया, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वो फोकस पे आके उसकी रेज मिलेंगी और इमेज की पोजीशन फोकस पे होगी। नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल क्योंकि स्क्रीन के अंदर ना होके स्क्रीन के सामने मिल रही है सारी रेज, तो इसकी इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। इसकी इमेज को हम मिरर के सामने स्क्रीन रख देंगे तो वहां उतारा जा सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही पॉइंट साइज और हाईली इमेज यहाँ पर बनेगी। सूर्य इतना बड़ा है लेकिन उसकी मिरर में जब फोटो बनती है तो बहुत छोटी बनती है, बहुत नगण्य सी। नगण्य मतलब इतनी छोटी, उसके सामने उस छोटे इतने होने का कोई मतलब है नहीं। उसको हम फिंगर से भी ढक सकते हैं, इतना छोटा बन जाता है। दूसरी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। इसमें जो रे डायग्राम मैंने बनाया है, पहला रूल लाइट रे पैरेलल आती है तो वापस एफ से होके जाती है, ये पहला रूल है। तीसरा रूल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड रूल को मिलाकर ये डायग्राम हमारा पूरा हो रहा है, जिसमें पोजीशन एफ और सी है, पोजीशन ऑफ इमेज एफ और सी के बीच में, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड साइज है। ठीक है, फिर ये थर्ड है जिसमें एट सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही उसकी इमेज बन रही है, और इसमें पहला रूल ही फॉलो हो रहा है या दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है? बताओ, पहला रूल और दूसरा रूल फॉलो हो रहा है या एक ही रूल फॉलो हो रहा है? दोनों हो रहे हैं। हाँ, पहला रूल फॉलो हो रहा है जिसमें पैरेलल लाइन जाती है, फोकस से वापस आ जाती है। दूसरा है फोकस से जाती है तो पैरेलल वापस आ जाती है, और ये दोनों मिल रहे हैं सी के ऊपर, इसलिए ये उल्टा है और सेम साइज का है। उल्टा है और सेम साइज का है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? सी के आस तक पहुंच गए हम लोग, तो सी के पास तक कोई दिक्कत है? सी के पास कोई दिक्कत है? नहीं है सर। मैं इतना बढ़िया पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे खुद से डाउट हो रहा है कि कैसे इनको समझ में कैसे आ जा रहा है। आप देखो, सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ये सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका भी ऐसी होगा कि ये लाइट ऐसे पैरेलल गई और फोकस से वापस आ गई, फोकस से वापस आ गई। ठीक है, फिर क्या होगा? इससे कुछ इस तरीके से ऐसे देखा है इसने, ऐसे करके इसके ऊपर, कि उसी सी पॉइंट से ही वो वापस आ रहा है, ऐसे सी पॉइंट से ही वापस आ रहा है। ठीक है, यानी ये गया है, ये इस तरीके से गया, लाइट रे गई और फोकस से वापस आ गई। सेम ऐसे ही सी से ही लाइट रे गई, हालांकि उसकी आईज यहाँ है, यहाँ पे लाइट जल रही है, इस पोजीशन पे बेटा, इस पोजीशन पे लाइट जल रही है, लेकिन ये पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि वो सी से लाइट रे वापस आ रही है, वो सी से ही लाइट रे वापस आ रही है, ये सी से ही लाइट रे वापस आ रही है। ओके, तो सी से ही वापस आ रही है लाइट रे, और ये जो दोनों टकरा रही है ना, ये जो दोनों टकरा रही हैं वो यहाँ टकरा रही है, सी के पीछे टकरा रही है, वो सी के पीछे टकरा रही है, यहाँ पर टकरा रही है। देखो, ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश है। देखो, इमेज ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है इसकी इमेज। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। तो इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी है, इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी है। और इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है।
रियल है क्योंकि इस स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है तो सारी रेज यहाँ आके मिलेंगी और हमें फोटो दिखेगी। और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टा बन रहा है, देखो ए नीचे चला गया, बी ऊपर चला गया। ठीक है, साइज क्या है? अब साइज बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइज क्या है? जो ऑब्जेक्ट का साइज था ना, उससे बड़ा साइज बन रहा है, देखो एनलार्ज्ड, बड़ा साइज बन रहा है एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा साइज बन रहा है एनलार्ज्ड। तो ये बिटवीन सी एंड एफ का है, बिटवीन सी एंड एफ का है ये। ठीक है, इसके अगली पोजीशन आती है एट एफ। सी एंड एफ के बाद आता है एट एफ। एट एफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, एट एफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट खड़ा है। और एट एफ ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। तो ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, चलो ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। अब रे कैसे जाएंगी? रे ऐसे जाएंगी, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। ये पहला रूल बता रहा है हमें, पहला रूल हमें ये बता रहा है कि ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी रे। चलो भाई, ये तो पहला रूल के हिसाब से हो गया। ठीक है, फिर अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि सी पे ये जो पॉइंट बनेगा ना, ऐसे ये जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वो सी के साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे ऐसे गई, ऐसे रही गई और कुछ इस तरीके से पोजीशन है इस लाइट रे की कि वापस आते वक्त वो सी से जा रही है, वो सी से जा रही है, यानी थर्ड रूल को फॉलो कर रही है। और ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे कमाल की है। ये आज से आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और पता नहीं कहाँ पे जाके मिले, पता नहीं कहाँ पे जाके मिले। तो कहाँ पे जाके मिले, इसके लिए हम कहते हैं कि ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो यहाँ पर कहीं दूरी पे जाकर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे इमेज इसकी बनेगी, कहीं दूरी पर जाकर, कहीं दूरी पर जाकर इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, कहीं दूरी पे जाके इसकी इमेज बनेगी। मतलब हम उसकी डिस्टेंस को नहीं माप सकते कि वो कहाँ पे जाके बनेगी। ठीक है, तो इस केस में ये फिफ्थ पोजीशन वाला है कंडीशन। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ है, ऑब्जेक्ट एट एफ है। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी बन रही है। ठीक है, कैसी बन रही है, नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर रियल है, बन तो रही है, बन तो रही है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, रियल है और इन्वर्टेड है। और इसके बाद नेचर के बाद, नेचर में टी क्यों, नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या होगा, साइज ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से ये होगा हाईली एनलार्ज, क्योंकि ये बहुत दूर जाके बनेगी और इतनी बड़ी बनेगी जिसको हम माप नहीं सकते, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये आपका फिफ्थ पोजीशन हो रहा है एट एफ, फिफ्थ पोजीशन हो रहा है एट एफ, फिफ्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की एट एफ हो रही है। पहली पोजीशन क्या थी, पहली पोजीशन क्या थी, पहली पोजीशन इंफिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ये पहली पोजीशन है। दूसरी ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से आगे बढ़ गया और सी के पीछे पहुंच गया, सी के पीछे पहुंच गया। तीसरी पोजीशन है कि वो सी पर आ गया आपकी बार। चौथी पोजीशन है सी और एफ के बीच में पहुंच गया, सी और एफ के बीच में पहुंच गया, सी और एफ के बीच में पहुंच गया। तो ये चौथी पोजीशन है। पांचवी पोजीशन है जब वो एफ पे पहुंच गया। अब आखिरी पोजीशन है, आखिरी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंच गया, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंच गया। तो इसको भी बना लेते हैं, एफ और पी के बीच में पहुंच गया ऑब्जेक्ट।
जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंचेगा तो उसके लिए मैं पोजीशन बना रहा हूं इसकी। एफ और पी का मतलब है 6th पोजीशन में पहुंच गया वो। ये सी है, ये एफ है, और ऑब्जेक्ट अब बहुत आगे यानी सबसे आगे पहुंच चुका है, सबसे आगे पहुंच चुका है एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर यहाँ पहुंच गया। अब जब यहाँ पहुंचा है तो इसका इमेज तो बनेगा ही, और इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से वापस जाएगी, फोकस से वापस जाएगी, पैरेलल जाने के बाद ये लाइट रे फोकस से वापस जाएगी। देखो ये गई और ये वापस आ गई, ये गई और ये वापस आ गई। दूसरी लाइट रे क्या होगी, दूसरी लाइट रे क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी कि वो सी के पैरेलल आए। कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे। सेम ऐसे ही दिक्कत आपको भी आएगी ड्रॉ करने में, जो मैं बना रहा हूं ना, सेम ऐसे ही दिक्कत आपको भी आएगी ड्रॉ करने में। इस तरीके से सी से यह वापस आ रही है ऐसे। अब देखो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही दिक्कत आएगी आपको भी ड्रॉ करने में। और आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सेम आएगी ऐसे। तो ये सी से गई और सी से ही वापस आ गई, सी से गई और सी से ही वापस आ गई। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट की आइज तो यहाँ है, यहाँ मतलब लाइट तो यहाँ है, तो लाइट यहाँ है, तो लाइट यहीं से इस तरीके से जा रही है कि वो सी के पोजीशन से वापस आ रही है। अब ये दोनों जो मिल रहे हैं ना, वो मिरर के अंदर जाके कहीं पे मिल रहे हैं। मिरर के अंदर जाके कहीं पे मिल रहे हैं और इस पोजीशन पे ऐसे मिल रहे हैं, मिरर के अंदर जाके कहीं पे मिल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और आपकी ये सीधी बन रही है, देखो आपकी ये सीधी बन रही है। तो अब ये वाली इस पोजीशन को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड पी के बीच में है। और इमेज के बारे में बताइए, इमेज के बारे में बताइए, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? हाँ, इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे या मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर और मिरर के पीछे, ठीक है। नेचर क्या होगा, वेरी गुड, पहले ही किसने बता दिया नेचर सर। देखो अब यहाँ पे मिरर के अंदर स्क्रीन कैसे लेके जाऊं मैं, मिरर के अंदर तो स्क्रीन जा नहीं सकती, तो मिरर के अंदर स्क्रीन नहीं जाएगी, यानी ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है ना वो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट सीधी, बिल्कुल सीधी इरेक्ट बन रही है। ओके, इरेक्ट बन रही है। ओके, फिर साइज क्या है, साइज है एनलार्ज्ड। देखो इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितनी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितनी बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। और इसका इस्तेमाल कौन करते हैं आप लोगों को पता है, इस इमेज का इस्तेमाल कौन करते हैं,
7th क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो वो मैंने बताया हुआ है सर बार बार सर डेंटिस्ट डेंटिस्ट पोजीशन कहते हैं इसको, डेंटिस्ट पोजीशन कहते हैं इसको। कि ये जो पोजीशन है ना यहाँ पर बी, ये डेंटिस्ट पोजीशन है। डेंटिस्ट चाहता है कि बी यानी इस मिरर को इस तरीके से वो एडजस्ट करे कि बी की पोजीशन पे आपका तीत हो, इस बी वाली पोजीशन पे, इस बी वाली पोजीशन पे आपका तीत हो, और इमेज मिरर के अंदर बने, इमेज इतनी बड़ी, मिरर के अंदर इतनी बड़ी इमेज बने। ये डेंटिस्ट चाहता है, ये डेंटिस्ट चाहता है कि भाई मिरर के अंदर जो बने वो इमेज एक तो बड़ी बने, ताकि वो देख पाए कि टीथ में कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, और बड़ी बने, बड़ी बने। तो वो दोनों काम यहाँ पर कर रहा है, दोनों काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये डेंटिस्ट पोजीशन होती है जहां पर ऐसा होता है। और आप चम्मच के अंदर वाले साइड से, जिस साइड से आप खाना उठाते हैं, उस चम्मच को जरा दूर रखेंगे ना तो अलग इमेज बनेगी, और जब नजदीक लाएंगे तो आपको फिर अलग इमेज दिखेगी, क्योंकि कॉन्केव साइड है वो। और कॉन्केव साइड के जब फोकल लेंथ फोकस के आसपास आएगा तो इमेज अचानक से बहुत बड़ी सी दिखाई देगी आपको। तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा अंदर। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन मैंने आपको बताई हैं, और ये 6 पोजीशन मैंने आपको लगभग बताई है। अब ये बताओ कि क्या आपको ये सारी पोजीशन क्लियर है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपको क्लियर होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, और इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर सकते। और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी ट्रिक भी है याद करने की, एक इसकी ट्रिक भी है इसको याद करने की, कि कौन सी पोजीशन कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है। क्या आप सभी को इमेज क्लियर है, नहीं क्लियर है? पहले ये बताओ। सबसे तो मेन है कि अब डाउट मैं ले लेता हूँ और फिर बता देता हूँ कि क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है बताओ, सबसे पहला काम तो ये है। यस सर, देखो क्लियर है सर। आदित्य राय, ये इन बच्चों ने ज्वाइन किया है, ये बच्चे तो अब एंजॉय कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बच्चे ने ज्वाइन किया और वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड सेशन को देखेगा तो मेरे ख्याल से इतना नहीं आएगा उसे, जितना एक्सपेक्ट करते हैं आना चाहिए, है ना? यस सर। इतना नहीं आएगा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हमें लगता है कि हाँ आना चाहिए। क्योंकि आज तो मैंने लगभग हाफ चैप्टर तक पहुंच गया हूं, मैं लगभग हाफ चैप्टर तक पहुंच गया मैं। हाँ बताओ, हाफ चैप्टर नहीं पहुंचा? और एक बार आपने सर हो गया आपने पोजीशन ऑफ इमेज समझ लिया ना, तो फिर आगे कभी भी आपको, जैसे कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर जब कराऊंगा तो सेम ही पोजीशन है, कॉन्वेक्स लेंस कराऊंगा तो सेम ही पोजीशन है, तो फिर आपको और जल्दी आएगा। और मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है आपको कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अगर आपने वो 4 रूल पढ़ लिए तो आपको ड्रॉ करने में इतनी आसानी होगी जैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, आप सभी के पास एनसीईआरटी है? सभी के पास एनसीईआरटी होगी? यस सर। जरा एनसीईआरटी ओपन करिए। जरा एनसीईआरटी ओपन करिए। यस सर हो गई। एक टेबल बनी है एनसीईआरटी में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हरी अप। यस सर। बनी है ना? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, अगर टेबल 10.1 आप देखो, इसमें पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है।
स्क्रीन को भी देखो और इस टेबल में पहली लाइन को देखो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, Yes, sir. इस टेबल को देखो और पहली लाइन को देखो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अब स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैंने बनाया है और ये जो लिखा है वो सेम है कि नहीं है? यस सर सेम है। सेम है, समझ में आ रहा है, कोरिलेट हो रहा है। अब दूसरी पोजीशन पे आओ, Yes, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, अब ये देखो सी के पीछे है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ एंड सी पे बन रही है, एफ एंड सी पे बन रही है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सेकंड पोजीशन है, दिख रहा है? यस सर। अब फर्स्ट और फोर्थ लाइन को देखो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज का बन रही है एट द फोकस सी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, पांचवा पॉइंट देखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। देखो ध्यान से देखो। यस सर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। पहले वाले केस में बहुत छोटी इमेज बन रही है, और एट एफ वाली यानी दूसरे वाले केस जो बिल्कुल उल्टा है उसमें बहुत बड़ी इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड और हाईली एनलार्ज। हो रहा है नहीं हो रहा, हाईली डिमिनिश्ड और हाईली एनलार्ज। यस सर। यस yes, सर। sir. ठीक है, अब दूसरे वाले डबल का है। अब अल्टरनेट हो रहा है, दूसरी वाली पोजीशन पे जाओ। बियॉन्ड सी दिख रहा है, एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जो मैंने स्क्रीन पे ओपन कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। बियॉन्ड Yes, सी, sir. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट Yes, बियॉन्ड sir. सी। अब पोजीशन ऑफ इमेज देखो बिटवीन एफ एंड सी, ठीक इसका उल्टा हो रहा है नीचे सबसे आखिरी वाली में, बिटवीन सी एंड एफ। यस सर। फोर्थ पोजीशन में देखो, बिटवीन सी एंड एफ हमने आपकी बार इमेज कर दिया और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो गया। वहां डिमिनिश्ड था, यहाँ पे लार्ज हो गया, देख रहे हैं? वहां पे डिमिनिश्ड था, यहाँ पे लार्ज हो गया। ठीक है, तो ये कोरिलेट हो रहा है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बनेगी, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी में इमेज बनेगी, अगर सी के पीछे होगा तो एफ एंड सी के बीच में बनेगी इमेज, अगर एफ एंड सी के बीच में है ऑब्जेक्ट तो सी के पीछे बनेगी। तो चार तो एक दूसरे के उल्टे सीधे हो गए। पांचवा, अगर सी पे है तो सी पे ही रहेगा, सेम साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। पांचवा याद हो गए। और छठा वाले को आप याद कर लो, कई बार बना लो। डेंटिस्ट पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ अगर रहेगा तो साइज लार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और ये डेंटिस्ट चाहता है, तो डेंटिस्ट पोजीशन कहते हैं इसे हम कहते हैं डेंटिस्ट पोजीशन, इसे हम कहते हैं डेंटिस्ट पोजीशन। तो यहां तक मैंने अब आप लोगों को करा दिया। डेंटिस्ट पोजीशन कहते हैं इसको। डेंटिस्ट पोजीशन कहते हैं इसको। क्लियर है क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये 6 पोजीशन आपको कम से कम 3-4 बार बनानी है। अगर आप समझते हैं कि हाँ पढ़ाई मुझे समझ में आ रहा है और मैं करना चाहता हूँ और ये चैप्टर मैंने कर लिया, तो ये सबसे कठिन चैप्टर में से एक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इतने सारे पोजीशन पढ़ रहे हो और यही सेम पोजीशन आपकी बारी में पढ़नी होती है। मिरर भी सेम रहता है, पोजीशन भी सेम रहती है। वहाँ न्यूमेरिकल्स की थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और यहाँ पर न्यूमेरिकल की स्पीड में थोड़ा कम होता है, बस कंटेंट सेम ही है। यानी 12th क्लास का ऑप्टिक्स वाला चैप्टर भी आप कवर कर रहे हो। ये जो बच्चे 12वीं में जिसके भाई पढ़ रहे हैं वो बताएंगे कि ऑप्टिक्स में ये सेम ही है, ऑप्टिक्स में ये चीज सेम ही है जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं।
जो पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो बताएंगे आपको कि ऑप्टिक्स में ये चीज सेम ही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि पहले तो ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है, और खुद से 6 पोजीशन एक एक पेज पे 5-6 बार बनानी है। एक बार तो आप देख के बनाओ, इतना बढ़िया सा ध्यान से इसको देखो कि ये फिर दोबारा आपके दिमाग में आ जाए, और फिर खुद से बनानी है। अपने आप रफली बैठ जाओ कोने किसी कोने में और खुद से बना के देखो बिना स्केल के। खुद से बना के देखो बिना स्केल पे, सीधी सीधी लाइन खींचने, इतनी दूरी वाली लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो आपके सामने अभी बोर्ड पे जो खींच रहा हूँ लाइन, देखो ऐसे सीधी आ रही है। सेम ऐसे ही आपको खुद से पहले सीधे सीधे खींचना है, खुद से सीधे सीधे खींच के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आप स्केल की सहायता से करोगे। पहले तो खुद से खींचो सीधी लाइन, तो मैंने ऐसे सीधी खींच दी। ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे स्केल के साथ, तब आपको अच्छे से आ पाएगा, और अन्यथा दिक्कत होगी और कभी नहीं आएगा। अगर ये नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ये नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा।